नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर अमरजीत यादव आपका स्वागत करता हूं श्री गुरु टेक्निकल में। दोस्तों, आज मैं डीएमआरसी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का मेंटेनर इलेक्ट्रीशियन का पेपर सॉल्व कराऊंगा, फुल सॉल्यूशन के साथ, पूरा एक्सप्लेन करके, सिंपल वे में, हर लैंग्वेज में। दोस्तों, ये पेपर जो है 17 फरवरी 2020 का है। 17 फरवरी 2020 का मेंटेनर इलेक्ट्रीशियन का पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं पेपर सॉल्व करना। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, एक अत्यधिक उच्च वोल्टेज मतलब एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल की वोल्टेज रेटिंग क्या होती है। दोस्तों, जो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज है उसकी केबल की वोल्टेज रेटिंग 33 केबी से 66 केबी के बीच में होती है। और दोस्तों, मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, जो लो वोल्टेज केबल होती है, लो वोल्टेज केबल की वोल्टेज रेटिंग जो होती है दोस्तों 1 केबी होती है। हाई वोल्टेज केबल की दोस्तों वोल्टेज रेटिंग 11 केबी होती है। सुपर वोल्टेज केबल की जो वोल्टेज रेटिंग होती है दोस्तों, एसबी जिसको कहते हैं, वो 22 से 33 केबी के बीच में होती है दोस्तों, 22 से 33 केबी के बीच में। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल की दोस्तों रेटिंग 33 से 66 केबी के बीच में, जो पूछा गया है दोस्तों। और दोस्तों एक्स्ट्रा सुपर हाई वोल्टेज की दोस्तों, एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज जिसको कहते हैं, एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज की दोस्तों केबल की रेटिंग जो होती है वो 132 केबी के बीच में होती है दोस्तों। लो वोल्टेज की दोस्तों 1 केबी, हाई वोल्टेज की 11 केबी, सुपर वोल्टेज की 22 से 33, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज की 33 से 66 और एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज की 132 केबी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक चल लौह प्रकार के एमीटर में कुंडलियों में डैश होता है। दोस्तों, इसमें एमीटर के बारे में पूछा गया है, एमीटर बाइंडिंग के बारे में। दोस्तों, एमीटर की जो बाइंडिंग होती है, कुंडली जो होती है, वो मोटे तार की कम नंबर ऑफ टर्न की होती है। दोस्तों, मोटे तार की और नंबर ऑफ टर्न कम होता है, कम फेरा होता है। दोस्तों, अगर कभी वोल्ट मीटर पूछ ले तो वोल्ट मीटर जो होता है पतले तार की और अधिक नंबर ऑफ टर्न की होती है। वोल्ट मीटर पूछे पतले तार की, अधिक नंबर ऑफ टर्न की। इसमें एमीटर पूछा है तो एमीटर पतले तार की, एमीटर पूछा है एमीटर मोटे तार की, कम फेरों की। और वोल्ट मीटर पूछता तो पतले तार की, अधिक नंबर ऑफ टर्न की। तो एमीटर पूछा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। यदि आरएलसी परिपथ में फेज एंगल अग्रगामी हो, अग्रगामी मतलब दोस्तों लीडिंग हो, तो निम्नलिखित विकल्पों में से सत्य है। दोस्तों, इसमें यह नहीं दिया है कि आरएलसी परिपथ जो है वो सीरीज है कि समांतर, सीरीज परिपथ है कि पैरेलल है। तो दोस्तों, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे तो हमेशा आप सीरीज ही मान के करेंगे। दोस्तों, जब आरएलसी सीरीज सर्किट में फेज एंगल जब अग्रगामी होगी, लीडिंग होगी, तो एक्सी हमेशा एक्सल से अधिक होगी। और दोस्तों, जब पैरेलल पूछ लेता है कि आरएलसी पैरेलल सर्किट में फेज एंगल जब अग्रगामी हो, तब उसमें दोस्तों एक्सल अधिक होता है एक्सी से। ठीक है दोस्तों, समझ गया। चलो, यदि किसी परिपथ का शक्ति गुणांक जो पावर फैक्टर यूनिटी होता है तो प्रतिघाती शक्ति। दोस्तों, जो पावर फैक्टर जब यूनिटी होगा तब धारा वोल्टेज एक ही फेज में होंगे, आई और भी दोस्तों एक ही फेज में होंगे। थीटा जो होता है, थीटा जी उसमें थीटा जीरो होगा। दोस्तों, जब शक्ति गुणांक पावर फैक्टर यूनिटी होता है तो धारा वोल्टेज एक ही फेज में होते हैं, आप जानते ही होंगे, मतलब थीटा 0 डिग्री हो। और प्रतिघाती शक्ति का सूत्र होता है दोस्तों वी आई साइन थीटा होता है, वी आई साइन थीटा, ये प्रतिघाती शक्ति का सूत्र है दोस्तों। वी आई साइन थीटा प्रतिघाती शक्ति का सूत्र है। और इसमें क्योंकि पावर फैक्टर यूनिटी है तो थीटा जो है 0 हो जाएगा, जो साइन 0 का मान 0 हो जाता है, साइन 0 का मान 0 होता है, तो वी आई साइन थीटा मतलब 0, जिसका मतलब 0 हो जाएगा, तो प्रतिघाती शक्ति जो होगी वो शून्य हो जाएगी। समझे दोस्तों? एक बार मैं फिर कहिए तो आपको बता दूं दोस्तों, प्रतिघाती शक्ति का सूत्र होता है वी आई साइन थीटा, क्योंकि पावर फैक्टर यूनिटी है तो इसका मतलब फेज एंगल 0 है, मतलब थीटा 0 है, तो साइन थीटा की जगह पे 0 लिख देंगे, साइन 0 ही होता है, तो वी आई साइन थीटा मतलब 0, तो पावर जो है 0 होगा, शून्य होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, इनमें से किस प्रकार की वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते समय ड्रम घूमता है। दोस्तों, जो टम्बलर प्रकार के वॉशिंग मशीन होते हैं उसमें कपड़े धोते समय ड्रम घूमता है, टम्बलर प्रकार के वॉशिंग मशीन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द एबीसी ऑफ फर्स्ट एड इज। जो प्राथमिक उपचार में एबीसी का मतलब क्या होता है दोस्तों? प्राथमिक उपचार जो होते हैं फर्स्ट एड, उसमें एबीसी का मतलब होता है एयर वे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन। मतलब हवा का अच्छा से प्रवाह हो, नमी उमी अच्छे से हो और सर्कुलेशन बना रहे, वायु का सर्कुलेशन अच्छा सा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। घड़ी और संकेतक उपकरणों को चलाने के लिए इनमें से किस मोटर का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, घड़ी और संकेतक इंडिकेटिंग डिवाइस
को चलाने के लिए दोस्तों वो हिस्टेरेसिस मोटर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें नॉइज़ नहीं होती, आवाज़ नहीं उत्पन्न होता, इसीलिए हिस्टेरेसिस मोटर का प्रयोग किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट इज अप्लाइड इन अ मरकरी वेपर लैंप। दोस्तों जो मरकरी वेपर लैंप होता है, मरकरी वेपर लैंप और दोस्तों सोडियम वेपर लैंप, ये दोनों में दोस्तों गैस आयनाइजेशन इफेक्ट का प्रयोग होता है, गैस आयनाइजेशन इफेक्ट का इसमें होता है। और दोस्तों हीटिंग इफेक्ट किस में होता है, ये उद्दीप्त लैंप में होता है, उद्दीप्त लैंप में हीटिंग इफेक्ट। और मरकरी वेपर लैंप, सोडियम वेपर लैंप, ये सब में गैस आयनाइजेशन इफेक्ट होता है। दोस्तों जो मरकरी वेपर लैंप होता है ये बेकार होता है, क्योंकि इसको एक बार चालू हो जाएगा, उसको बंद जब तक पूर्णतः बंद नहीं हो जाता तब तक वो सही फिर दोबारा उसको चला नहीं सकते, मतलब 5-7 मिनट उसको चालू करने में दोबारा लग जाता है, क्योंकि एक बार चालू कर दिए फिर उसके बाद जब बंद किए तो कुछ देर बाद आप इंतजार करेंगे जब तक पूरी तरह ठंडा ना हो जाए, तब तक ये चालू नहीं होता मरकरी वेपर लैंप। चलिए नेक्स्ट, आईएसओ का पूर्ण रूप क्या है। दोस्तों आईएसओ का जो पूर्ण फुल फॉर्म होता है, पूर्ण रूप होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन होता है। दोस्तों ये मत कर दीजिएगा आप इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 3 थे प्रतिरोध दिया हुआ है, एक 15 ओम, 20 ओम, 35 ओम, तीनों श्रेणी में जुड़े हुए हैं दोस्तों, कितना में जुड़ा है, श्रेणी में। तो कुल प्रतिरोध पूछा है दोस्तों, सीरीज में सभी प्रतिरोध जुड़ते हैं तो 15 और 20 कितना हो, 35, 35, 35, 17, तीनों जुड़ गए। बहुत ईजी सवाल है। लैंप होल्डर में छोटे उपकरणों के लिए आपूर्ति लेने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों जो लैंप होल्डर होते हैं छोटे उपकरणों के लिए आपूर्ति लेने के लिए, उसमें एडाप्टर टाइप लैंप होल्डर उपयोग किया जाता है। दोस्तों जो बल्बवा घरवा में यूज होता है दोस्तों 100 वाट का, उसमें जो होल्डरवा होता है एडाप्टर टाइप का नहीं होता, इधर एक बना होता है अच्छे, इधर गोला सा रहता है, इधर बना होता है, जब मैं बल्बवा डाल के घुमावत है तो फिट हो जाता हो, उसको एडाप्टर लैंप होल्डर कहते हैं। सॉकेट दूसरा चीज़ होता है, जान ही रहे हैं आप, होल्डर तो होगा ही नहीं, सीलिंग रोज पंखा का कोई मतलब ही नहीं है, इसीलिए एडाप्टर लैंप होल्डर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जब 3 पेज भार पर फेज अनुक्रम उलट जाता है तब क्या होता है। दोस्तों 3 पेज सप्लाई हो, जब फेज सीक्वेंस जब चेंज कर देंगे, तारों को RYB है तो BYR कर दें या इस तरह कर दें, तो उससे क्या होगा, मोटर की घूमने की दिशा बदल जाएगी, उससे मोटर की घूमने की दिशा बदलेगी, लेकिन धारा वही रहेगा, मतलब फेज एंगल केवल चेंज होता है दोस्तों, धारा का कोई नहीं मतलब, क्योंकि भाई RYB बदलने से धारा से क्या मतलब, बस एंगल ना चेंज होगा। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, फेज धाराओं का कला जो फेज एंगल होता है में परिवर्तन होता है, लेकिन परिणाम नहीं बदलता, मतलब धारा उसका जो है वो वही उतना ही रहता है, बस एंगल ही चेंज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निर्वात की सापेक्ष चुंबकशीलता, रिलेटिव परमेबिलिटी, रिलेटिव परमेबिलिटी जो होता है दोस्तों निर्वात की एक होता है, और दोस्तों रिलेटिव परमेबिलिटी की जो यूनिट होती है वो उसकी कोई यूनिट नहीं होती, यूनिटहीन होता है दोस्तों, मात्रकहीन होता है रिलेटिव परमेबिलिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एल्बो इनमें से किसके लिए उपयुक्त होता है। दोस्तों एल्बो जो होता है वो छोटे मोड़ के लिए, जो कंड्यूट पाइपवा होता है ना उसमें, उसी को एल्बो कहते हैं। छोटे मोड़, जैसे छोटा जगह कहीं मोड़ना हो उसमें एल्बो का प्रयोग किया जाता है, छोटे बकन के लिए, छोटे बंकन के लिए। चलो, यदि किसी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या 39 है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। दोस्तों किसी परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर होते हैं, जो प्रोटॉन होता है बराबर इलेक्ट्रॉन। दोस्तों परमाणु में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, तो परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या 39 है तो इलेक्ट्रॉनों की भी 39 होते हैं, इसीलिए ना दोस्तों परमाणु जो होता है उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसके उत्पादन के लिए LC ऑक्सीलेटर का इस्तेमाल नहीं किया जाता। LC ऑक्सीलेटर का इस्तेमाल नहीं किया जाता। दोस्तों जो LC ऑक्सीलेटर होता है वो हाई फ्रिक्वेंसी के लिए प्रयोग किए जाते हैं, तो इसमें किसके नहीं किया जाता, अत्यंत उच्च आवृत्ति, ये अत्यंत निम्न आवृत्ति। जब निम्न में नहीं होता आवृत्ति में, तो निम्न फ्रिक्वेंसी में नहीं होता, तो अत्यंत निम्न तो होने का सवाल ही नहीं है। LC ऑक्सीलेटर हमेशा हाई फ्रिक्वेंसी के लिए उपयोग किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंगल फेज एसी परिपथ में शक्ति का सूत्र। दोस्तों सिंगल फेज एसी परिपथ में जो शक्ति का सूत्र होता है VI cos थीटा होता है। दोस्तों आप जानते हैं DC में शक्ति का सूत्र जो होता है, DC में पावर का जो सूत्र होता है वो होता है VI। सिंगल फेज में दोस्तों पावर का जो सूत्र होता है ये होता है VI cos थीटा। क्या होता है दोस्तों, VI cos थीटा। और दोस्तों 3 फेज में जो शक्ति का सूत्र होता है, इसमें 3 फेज में जो पावर का फार्मूला होता है √3 VL IL cos थीटा।
और दोस्तों VLIL क्या है? VLIL लाइन वोल्टेज लाइन करंट है। फेज वोल्टेज फेज करंट मत कर दीजिएगा दोस्तों, लाइन वोल्टेज लाइन करंट कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रोटर के डैश पर पहुंचने पर अपकेंद्र स्विच स्टार्टिंग वाइंडिंग को वियोजित कर देती है। अपकेंद्र स्विचवा जो है दोस्तों स्टार्टिंग वाइंडिंग को वियोजित मतलब अलग कर देना, वियोजित मतलब अलग कर देना। किसको? जब दोस्तों जो स्टार्टिंग वाइंडिंग जिसको हम एलेक्जरी वाइंडिंग के नाम से जानते हैं, स्टार्टिंग वाइंडिंग को, वो जब रफ्तारवा तो हर 75 से 80% पहुंच जाता है तो उसको अपकेंद्र स्विचवा उसको अलग कर देता है। कितने रफ्तार में? 75 से 80 रफ्तार में। सिंगल फेज मोटरवा में होता है दोस्तों। देखो इसे लगा रहा था, ये देखो अपकेंद्र स्विच हो गया। यहाँ एलेक्जरी वाइंडिंग जेके कहते हैं स्टैटिक वाइंडिंग, ऐसे कहीं कैसे बना रहे थे, यहाँ हो रहा था रोटर, ये मेन वाइंडिंग, यहाँ वोल्टेज दे दिए हम। ये अपकेंद्र स्विच जब रफ्तार आपका 75 से 80 पहुँच गया तो ये इसे ओपन हो जाएगा। ठीक है, ओपन हो जाएगा तो ये कट जाएगा, इसका ख़त्म खेला, और ये मेन वाइंडिंग से घूमता रहेगा। ठीक है दोस्तों, काम हो गया तो ओके निकाल दिए। चला, डैश स्टार्टर स्टार्टिंग के समय स्टार्टिंग वोल्टेज को कम नहीं करता। स्टार्टिंग के समय दोस्तों स्टार्टिंग वोल्टेज को कम नहीं करता। वो कौन स्टार्टर होता है? डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। छोटकी मशीनियाँ में प्रयोग होता है, 5 HP के मशीन में, मैक्सिमम 5 HP तक के मशीन में प्रयोग होता है। समझे? छोटकी बटन की दैया होता है, देखो घर वाप लगा रहा है, डायरेक्ट जाके दबा देवे चल जाए, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर ओके कहते हैं। चलिए, इनमें से किस प्रकार की रेती केवल अर्धगोलाकार आकार में उपलब्ध होती है? रेती फेती तो हम जन्म में कभी वर्कशॉप में गए नहीं किए हूँ, न डिप्लोमा में न उसमें वर्कशॉप पे दुकान नहीं, लेकिन हम पढ़ लिए सर। रेती जो अर्धगोलाकार रेती होती है दोस्तों उसको सपाट कट फाइल कहते हैं। पहले तो हम ये भी नहीं जानते थे फाइल क्या होता है, क्योंकि मेरा वर्कशॉप का प्रैक्टिकल था दोस्तों। टीचर लखनऊ से आया हुआ था, मुझे वहाँ बैठा था, बहुत सारे सामान रखे हुए थे वर्कशॉप के, उसमें पूछा कि फाइल उठा के दो, तो मैं सारा जो प्रोजेक्ट फाइल बनाया था वही दे दिया, फेंक दिया। आपको खाई क्या तो, लेकिन कभी वर्कशॉप गए ही नहीं। तो जो दोस्तों रेती होता है अर्धगोलाकार, उसको रास्प कट फाइल कहते हैं। ये देखिए ऐसे होता है दोस्तों, इस टाइप का होता है, ऐसे करके ऐसे बना होता है। बाद में कुल पढ़ लिए दोस्तों, कुल जी चानी था, ऐसा बात नहीं, पहले भले नहीं पढ़े रहे। ऐसे रहता है, मतलब एहरियाँ कैसे, एहर के टाइप उठा रहता है, पीछे के टाइप तो सपाट रहेगा, लेकिन इधर उठा रहेगा, इसीलिए इसको अर्धगोलाकार आकार में उपलब्ध होता है, इसको कहते हैं राफ्ट कट फाइल, उसको कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा निर्माता के लिए BIS का लाभ है? BIS जो होता है दोस्तों ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड होता है। दोस्तों आप कोई भी चीज़ इलेक्ट्रिकल का कोई भी सामान खरीदे जाएंगे, उसमें BIS का मुहर अच्छा है तो इसका मतलब बाजार में उसकी वैल्यू ठीक है, क्योंकि मतलब वो सही चीज़ है, उसमें जल्दी ख़राब नहीं होने वाला है, लीकेज फीकेज नहीं होगा। तार और खरीदने गए तो BIS, जैसे हम देखते हैं दोस्तों हेलमेट जब खरीदने जाते हैं तो ISI वाला खरीदते हैं, क्योंकि हाँ एकदम सिक्योरिटी उसका ठीक बढ़िया। हमेशा हेलमेट जाएंगे तो कहेंगे भैया ISI वाला देना। इसीलिए जब इलेक्ट्रिकल सामान लेने जाते हैं तो BIS का जो उसमें ठप्पा लगा रहता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का, तो वही वाला लेते हैं। उसमें बाज़ार में उसकी बेहतर छवि रहती है, तो यही बाज़ार में बेहतर छवि के कारण यही लाभ है। लकड़ी के सामानों पर छोटे छिद्र बनाने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है। लकड़ी के सामानों पर दोस्तों छोटे छिद्र बनाने के लिए बर्मा, जिसको कहते हैं गिमलेट कहते हैं दोस्तों। ये गिलमेट क्या होता है? एक लकड़ी का हथौड़ा होता है। तो लकड़ी के सामानों पर छिद्र करने के लिए लकड़ी एक हथौड़ा से तोड़ेंगे, उसको लोहे का हथौड़ा नहीं, उसको कूच के तोड़ देंगे, उसको लकड़ी के ही हथौड़ा से तोड़ते हैं। उसको लकड़ी के हथौड़े को क्या कहते हैं? बर्मा, हिंदी में बर्मा, अंग्रेजी में गिमलेट, लकड़ी का हथौड़ा होता है। सेंटर पंच होता है तो पंचिंग के लिए दोस्तों, चादर के लिए, चादर जो होती है स्टील की, उसको पंचिंग के लिए सेंटर पंच का प्रयोग। सूजा तो जानते ही हैं, सूजा तब रॉल प्लग टूल एवं BT सब तो प्लग टूल फुल तो होता ही नहीं है दोस्तों, ये बर्मा ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सिंगल फेज AC मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए डैश को मुख्य वाइंडिंग में जोड़ते हैं। सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए दोस्तों आप केंद्र स्विच के साथ एलेक्जरी वाइंडिंग को जोड़ते हैं। एलेक्जरी वाइंडिंग को ही स्टार्टिंग वाइंडिंग कहते हैं, आपको मैं बता चुका हूँ। इस तरह लगा होता है सेंट्रीफ्यूगल फ्यूज के साथ, ये से लगा होता है एलेक्जरी वाइंडिंग, और यहाँ मेन वाइंडिंग होता है। यहाँ वोल्टेज हम दे देते हैं, यहाँ ये है रोटर है ये। ठीक है दोस्तों, जब रफ्तार 75 से 85 के बीच में पहुंच जाएगा, परसेंटेज के बीच में, तब केंद्र स्विच ओपन हो जाएगा, ये लग्जरी वाइंडिंग को अलग कर देगा, ये मेन वाइंडिंग में चलता रहेगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डैश वाइंडिंग में प्रत्येक स्लॉट में केवल एक कुंडली साइड होती है। वन कॉइल साइड दोस्तों जिसमें होती है एक कुंडली साइड, वो सिंगल लेयर
वाइंडिंग में होती हैं। सिंगल लेयर वाइंडिंग में 1 कॉइल साइड, डबल लेयर वाइंडिंग में 2 कॉइल साइड, कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग में अधिक नंबर मल्टी टर्न ऑफ साइड होती है। मल्टी टर्न की एक वाइंडिंग होती है, मल्टी टर्न की एक वायर होती है, उसको कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग कहते हैं। बहुत ईजी है सब। चलिए नेक्स्ट। एक स्टेपर मोटर मूलतः एक डैश होता है। स्टेपर मोटर दोस्तों तुल्यकालिक मोटर होता है, सिंक्रोनस मोटर होता है, एक समान गति से घूमता रहता है। चलिए नेक्स्ट को। प्रत्यावर्तक क्षेत्र अल्टरनेटर फील्ड को एक डीसी स्रोत द्वारा उत्तेजित किया जाता है जो समानतः एक होता है। दोस्तों जो अल्टरनेटर होता है उसको एक डीसी सोर्स द्वारा उत्तेजित किया जाता है, एक्साइट किया जाता है। वो कौन सा डीसी सोर्स होता है दोस्तों? वो डीसी शंट मोटर जनरेटर और डीसी कंपाउंड जनरेटर होता है। डीसी शंट जनरेटर या डीसी कंपाउंड जनरेटर, दोनों में से कोई भी प्रयोग करके हम अल्टरनेटर को उत्तेजित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलोन अग्निशामक में निम्न इनमें से कौन सी सामग्री भरी जाती है? दोस्तों जो हेलोन अग्निशामक है, जो लाइट में कहीं आग लग जाता है तो हेलोन प्रकार की अग्निशामक का हम लोग प्रयोग करते हैं, उसमें दोस्तों यही भरा जाता है ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरोमेथेन। ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरोमेथेन BCF भरा जाता है, नामक गैस भरा जाता है। चलिए नेक्स्ट। बीजेटी के टर्मिनल क्या होते हैं? बीजेटी बहुत सिंपल, बीजेटी के जो टर्मिनल होते हैं बेस, कलेक्टर और एमीटर होते हैं दोस्तों। बेस, कलेक्टर और एमीटर होते हैं। बीजेटी दोस्तों होता है बाइपोलर ट्रांजिस्टर, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। और जो एफईटी होता है दोस्तों वो यूनिपोलर होता है। एफईटी क्या होता है दोस्तों? यूनिपोलर। बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसमें बेस, कलेक्टर और एमीटर होते हैं, टर्मिनल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लेड एसिड बैटरी में सेपरेटर की सामग्री किस प्रकार की होती है? सेपरेटर की सामग्री तो नरम तो होती नहीं है, छिद्रयुक्त होती है, अघुलनशील भी होती है दोस्तों, कठोर भी होती है। ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है दोस्तों। जो सेपरेटर होता है वो बैटरी में जो एनोड और जो कैथोड होता है उसी के बीच में एक इंसुलेटर का काम करता है कि दोस्तों एनोड और कैथोड आपस में शॉर्ट सर्किट न कर जाए। उसी तरह एक इंसुलेटर टाइप का होता है, इंसुलेटिंग मटेरियल का बना होता है। वो छिद्रयुक्त तो होता ही है और वो अघुलनशील भी होता है, क्योंकि अगर घुलनशील नहीं हो तो लेड एसिड के साथ वो घुलन जाएगा तो उसका मतलब ही क्या हुआ दोस्तों? कठोर तो होता ही है, नरम नहीं रहता। तो इसमें पूछना चाहिए कि कौन नहीं है, तब होता नरम। इस क्वेश्चन में कुछ गलत है, इसमें आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं दोस्तों। सेपरेटर क्या होता है? बैटरी के एनोड टर्मिनल और कैथोड के बीच में एक बना होता है कि दोनों शॉर्ट ना करें, एनोड और कैथोड शॉर्ट ना करें, उसी वही होता है। वो छिद्रयुक्त टाइप का होता है, अघुलनशील होता है, कठोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तुल मोटर में अवमंदन वाइंडिंग का प्रयोग किस लिए किया जाता है? डैम्पिंग वाइंडिंग का प्रयोग दोस्तों किस लिए किया जाता है सिंक्रोनस मोटर में? सिंक्रोनस मोटर को स्टार्टिंग करने के लिए, सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए डैम्पिंग वाइंडिंग। और इसका एक भी और काम है, वो हंटिंग इफेक्ट को भी कम करता है। इसमें कौन सा है? सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने के लिए और हंटिंग इफेक्ट को कम करने के लिए अल्टरनेटर में लगा रहता है डैम्पिंग। और दोस्तों डैम्पिंग वाइंडिंग लगा कहाँ होता है? लगा कहाँ रहता है? पोल शू पे लगा होता है। पोल शू पे यहाँ लगा होता है, इसे पोल शू है, यहाँ लगा होता है। सही से बन नहीं रहा लेकिन पोल शू पे यही लगा होता है, डैम्पिंग वाइंडिंग यहाँ लगा होता है। ठीक है दोस्तों, ठीक। चलिए नेक्स्ट। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपूर्ति के एसी से डीसी में रूपांतर, सप्लाई के एसी से डीसी में रूपांतर मतलब ट्रांसफर में निम्नलिखित में से किसे एक मशीन की आवश्यकता होती है? किसमें एक मशीन की आवश्यकता होती है? एसी से डीसी में चेंज करने के लिए किसमें एक मशीन की आवश्यकता होती है? एमजी सेट में तो 2 मशीन होता है दोस्तों, एक मोटर एक जनरेटर का प्रयोग होता है, ये तो होगा नहीं। मेटल रेक्टिफायर में कोई मशीन का प्रयोग होता नहीं। रोटर कन्वर्टर जो होता है दोस्तों, इसी में एक मशीन की आवश्यकता होती है। रोटर कन्वर्टर क्या करता है? एसी से डीसी में ट्रांसफर करता है। सारे एसी से डीसी में चेंज कर देते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है दोस्तों? रोटर कन्वर्टर के लिए एक मशीन की आवश्यकता होती है। रेक्टिफायर में कोई मशीन की आवश्यकता तो होती नहीं है। तो ये सी, अब तीसरा ऑप्शन सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किससे बचने के लिए अर्थिंग की आवश्यकता होती है? दोस्तों अर्थिंग की आवश्यकता इसलिए करते हैं कि बिजली का झटके से खतरा ना लगे, बिजली का झटका ना लगे, लीकेज करंट, इसीलिए किया जाता है। बिजली के झटके से के खतरे के लिए अर्थिंग का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी परिवर्तित हानियाँ हैं? परिवर्तित हानियाँ दोस्तों जो चेंज होती रहती है,
वो आर्मेचर कॉपर लॉस ही होता है। ये हमेशा चेंज होती रहती है। ये I² RA होता है आर्मेचर कॉपर लॉस, ये हमेशा चेंज होती रहती है। और दोस्तों हिस्टैरिसीस हानियाँ जो और ईडी करंट हानियाँ दो होती हैं, हिस्टैरिसीस हानियाँ और ईडी करंट हानियाँ, ये कोर हानियों के अंतर्गत ही आती हैं। और कोर हानियाँ जो होती हैं वो स्थिर हानियाँ होती हैं, और आर्मेचर हानियाँ जो है, आर्मेचर कॉपर लॉस जो होता है वो परिवर्तित हानियाँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। डायस का उपयोग ठोकने, सीधा करने, बंकन कार्यों के लिए किया जाता है। दोस्तों लकड़ी का हथौड़ा जो होता है वो तो उससे ठोका पोका जाएगा नहीं। क्रॉस पिन हथौड़ा, उसको दोस्तों क्रॉस पिन जो हथौड़ा होता है उसको किसी चीज़ को मोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। काल ब्लैक किया नहीं जाता, बाल पिन हथौड़ा ही प्रयोग किया जाता है, किसी चीज़ को ठोकने, सीधा करने और बकन करने कार्यों में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लेड एसिड बैटरी में सल्फेशन का कारण क्या है? दोस्तों सल्फेशन का कारण क्या होता है? सल्फेशन जैसे लेड एसिड बैटरी में अगर उसको बहुत दिन इनका अधूरा चार्ज किए हैं, बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं किए, बहुत दिन से चार्ज नहीं किए हैं, अधूरा चार्जिंग है, हल्का फुल्का चार्ज कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, तो उसको जो लेड एसिड जो होते हैं दोस्तों, वो बैटरी के एनोड कैथोड टर्मिनलों पे जम जाते हैं कड़ा रूप में, उसी को सल्फेशन कहते हैं, उसी को सल्फेशन कहते हैं। और सल्फेशन को हटाने के लिए दोस्तों ट्रिकल चार्जिंग की आवश्यकता की जाती है, उसको सुधार हटाने के लिए ट्रिकल चार्जिंग। और दोस्तों तीव्र फास्ट चार्जिंग और हैवी चार्जिंग से क्या हो जाता है, कौन सा दोष हो जाता है दोस्तों, बताइए आप लोग। तीव्र चार्जिंग और हैवी चार्जिंग से दोस्तों बकलिंग दोष उत्पन्न हो जाता है, ये दोनों से बकलिंग दोष हो जाता है। सब सफेशन जो होता है इनकम्प्लीट चार्जिंग के कारण होता है, और इसको दूर करने के लिए ट्रिकल चार्जिंग का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिस प्रतिरोध में वृद्धि के साथ तापमान में वृद्धि होती है उस प्रतिरोध को क्या कहते हैं? उसको सेंसिस्टर कहते हैं, सेंसिस्टर जो होता है दोस्तों, सेंसिस्टर जो होता है दोस्तों, ये जो होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है, और थर्मिस्टर जो होता है दोस्तों नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। LDR लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर होता है, वेरिस्टर वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टर। तो इसमें कौन सा होगा? सेंसिस्टर जो होता है प्रतिरोध में वृद्धि के साथ तापमान में वृद्धि होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। SCRA एक डैश स्विच है। SCRA एक दोस्तों एक दिवसीय स्विच है। SCRA एक स्विच है होता है, वो करंट कंट्रोल डिवाइस है। SCRA में दोस्तों एनोड, कैथोड और गेट होते हैं। इसमें क्या होते हैं दोस्तों? SCRA ये होता है, इसे PN एनोड हो गया, यहाँ एनोड, यहाँ कैथोड, यहाँ इधर गेट लगा होता है। SCRA में एनोड, कैथोड, गेट होते हैं, 3 टर्मिनल होते हैं, 3 जंक्शन होते हैं, जंक्शन 1, जंक्शन 2, जंक्शन 3, 1 2 3 सही से नहीं लिखा पा रहा है, और 4 लेयर होते हैं, एक PN 4 लेयर का SCRA जो बना होता है। SCRA एक प्रकार का स्विच होता है, करंट कंट्रोल डिवाइस है ये। इसमें 4 लेयर होते हैं, PN 3 जंक्शन होते हैं, 1 जंक्शन, 2 जंक्शन, 3 जंक्शन, ये इसको जंक्शन कहते हैं, 1 जंक्शन, 2 जंक्शन, 3 जंक्शन, और 3 टर्मिनल होते हैं, एनोड, कैथोड, गेट। और दोस्तों एक चीज़ जान लीजिए, जिसमें एनोड और कैथोड हो, टर्मिनल हो, वो हमेशा एक दिशाई होता है, समझे, एक की तरफ ही प्रवाह कर सकता है, एक दिशाई होती है, जिसमें एनोड कैथोड की बात की हो तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मानक फूड मिक्सर की घूर्णन गति कितनी होती है? दोस्तों जो मानक फूड मिक्सर होती है उसमें यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग किया जाता है, और यूनिवर्सल मोटर की जो घूर्णन गति होती है 3000 RPM से अधिक ही होती है। तो इसमें कौन सा होगा? 3000 से ऊपर का है, 3000 से 14000 के बीच में होगा RPM। चलिए नेक्स्ट, बहुत ईजी सवाल है। प्रत्यावर्तक रेटिंग को किस में मापा जाता है? अल्टरनेटर की रेटिंग को किस में मापा जाता है? उसको KVA में मापा जाता है। अल्टरनेटर और ट्रांसफार्मर दोनों की रेटिंग को KVA में मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट, JEFT जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को डैश ट्रांजिस्टर भी कहा जाता है। एक देसी यूनिलेटरल ट्रांजिस्टर होता है दोस्तों, ये जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो होता है यूनिलेटरल ट्रांजिस्टर होता है। और BJT जो होता है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ये बाइलेटरल होता है। BJT जो होता है बाइलेटरल होता है, और JFT जो होता है यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए इसीलिए मैंने इसको पार्ट वाइज में किया है। ये पार्ट फर्स्ट है, पार्ट सेकेंड इसके बाद आपको देखना होगा, तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। इसी तरह मैं दोस्तों सारे
वीडियो उसको पूरा पार्ट में देता रहूँगा। प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हैं फुल सॉल्यूशन के साथ, एकदम अच्छे से पूरा सॉल्यूशन के साथ मैं आपको देता रहूँगा। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, बड़ा मेहनत लगता है। और साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको पूरे जितने भी गवर्नमेंट जॉब ITI बेस पे, डिप्लोमा बेस पे जितने भी सरकारी वैकेंसियाँ निकलेंगी, गवर्नमेंट जॉब निकलेंगी, उसकी पूरी डिटेल, पूरी जानकारी के साथ आपको देता रहूँगा कि फॉर्म कब अप्लाई करें, कैसे अप्लाई करें, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं, क्या जानकारी है। साथ ही साथ प्राइवेट जो अच्छे कंपनी है उसकी भी जानकारी मैं आपको देता रहूँगा, कहाँ वैकेंसी निकली है, किस तरह अप्लाई किया जाए, कैसे हो जाए, कैसे क्या है, पूरी डिटेल मैं आपको देता रहूँगा। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और जो भी टॉपिक आपको ना समझ में आए, जैसे अर्थिंग वर्थिंग, कोई भी टॉपिक आपको जो चीज़ नहीं समझ में आता उसको मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिए, जिससे मैं उसका अलग से वीडियो बना के आपको डालूँ। और हर साल का प्रीवियस ईयर का सारे सालों का मैं पेपर आपको जरूर दूंगा फुल सॉल्यूशन के। और इसके साथ दोस्तों मैं एक 35 सेट में इलेक्ट्रिकल के 35 पार्ट में पार्ट वाइज क्वेश्चन बनाया हूँ। एक पार्ट में 30 क्वेश्चन है दोस्तों, और प्रत्येक क्वेश्चन दोस्तों बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप दोस्तों 35 पार्ट के क्वेश्चन आप अच्छे से देख लेते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका किसी भी टेक्निकल एग्जाम में 80 से 90% टेक्निकल क्वेश्चन आप एकदम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।